नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी। धरती हमें स्थिर और मजबूत दिखाई देती है, लेकिन इसके भीतर लगातार हलचल चलती रहती है। नेवादा और कैलिफोर्निया में हाल ही में महसूस किए गए भूकंप इसी अदृश्य गतिविधि का परिणाम है। इस क्षेत्र की भूभागीय बनावट इसे खास बनाती है और यही वजह है कि यहाँ बार बार भूकंप आता है। सबसे पहले समझते हैं कि धरती की सतह असल में एक ठोस टुकड़ा नहीं है, यह कई बड़े हिस्सों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। यह प्लेट्स लगातार बहुत धीमी गति से हिलती रहती है, कभी एक दूसरे से दूर जाती है तो कभी टकराती है और कभी एक दूसरे के पास से फिसलती है। नेवादा और कैलिफोर्निया का इलाका खास तौर पर उस क्षेत्र में आता है जहां प्लेटें एक दूसरे को खींचती हैं। इस इलाके में बेसिन एंड रेज प्रोविंस कहा जाता है। यहाँ धरती की पपड़ी यानी क्रस्ट लगातार फैल रही है। जब जमीन खींचती है तो वह पतली हो जाती है और उसमें दरारें बनने लगती हैं। इन दरारों को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। जो दरारें हमेशा स्थिर नहीं रहती, इसमें तनाव, स्ट्रेस धीरे धीरे जमा होता जाता है और ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई रबर बैंड धीरे धीरे खींचा जा रहा हो। जब तक वह अपनी सीमा में वह खींचता रहता है, लेकिन जैसे ही सीमा पार होती है वह अचानक झटके के वापस आता है। ठीक इसी तरह जब फॉल्ट लाइन में जमा तनाव अचानक रिलीज होता है तो जमीन हिलती है और हमें इसे भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। इस खास घटना में जो भूकंप आए हैं वह एक बड़े भूकंप के बजाय कई छोटे छोटे झटकों के रूप में सामने आए हैं। ऐसे वैज्ञानिक भाषा में अर्थक्वेक स्वार्म्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी एक बड़े झटके के बजाय कई माध्यम या छोटे भूकंप एक ही क्षेत्र में लगातार आते हैं। यह क्षेत्र वॉकर लेन साइज्म जोन का हिस्सा भी है, जो अमेरिका के सबसे सक्रिय भूमि क्षेत्रों में से एक है। यहाँ प्लेटों की गतिविधि जटिल है। कुछ हिस्सों में यह फिसलती है तो कुछ जगहों पर खींचती है। यही मिश्रित गतिविधि बार बार छोटे भूकंप को जन्म देती है। अब बात करते हैं तीव्रता की। इस घटना में 2.6 से 4.8 तक के भूकंप दर्ज किए गए हैं। यह तीव्रता आमतौर पर बहुत विनाशकारी नहीं होती, लेकिन अगर भूकंप सतह के पास हो तो इसका असर ज़्यादा महसूस होता है। कई लोगों ने बताया है कि उनके घर कुछ सेकंड तक हिले और कुछ ही यह पल झटके से लगातार तेज लगे। ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण है भूकंप की गहराई। अगर भूकंप जमीन के काफ़ी नीचे होता है तो उसकी ऊर्जा सतह तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है, लेकिन अगर यह उतला, स्लोवर और झटके के ज़्यादा तेज महसूस होता है। इसके अलावा मिट्टी के प्राकृतिक में अहम भूमिका निभाती है। ढीली या रेतीली जमीन कंपन को बढ़ा सकती है, जिससे झटका और मजबूत होता है। इस तरह के भूकंप में एक और दिलचस्प बात यह है कि यह लोगों में डर और भ्रम पैदा कर देता है। जब बार बार झटके आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। कई बार लोग इसे ज्वालामुखी गतिविधि से जोड़ देते हैं, खास कर जब इलाके में ज्वालामुखी मौजूद ही हो। लेकिन वैज्ञानिक रूप के मामले में सावधानी बरतने के भूकंप और ज्वालामुखी के बीच संबंध जरूर हो सकते हैं, लेकिन हर भूकंप का मतलब ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता। ज्वालामुखी से जुड़े भूकंप में कुछ खास संकेत होते हैं, जैसे मैग्मा की हलचल, गैसों का निकलना या जमीन का फूलना, ग्राउंड डिफॉर्मेशंस। इन संकेतों के बिना सिर्फ भूकंप के आधार पर ज्वालामुखी गतिविधि का अनुमान लगाता है सही नहीं होता। नेवादा के इस क्षेत्र में जो हो रहा था वह मुख्य रूप से गतिविधि का परिणाम है। प्लेटों का खिंचाव, फॉल्ट लाइन में तनाव और उसका अचानक रिलीज, ये सभी मिलकर इस भूकंप श्रृंखला को जन्म देते हैं। संक्षेप में कहें तो यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि उस भूमिगत प्रक्रिया का हिस्सा है जो लाखों साल से चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमारे पास इसे मापने और समझने के बेहतर साधन हैं, इसलिए हमें इनकी जानकारी तुरंत मिल जाती है। इसलिए भले ही इन झटकों ने लोगों को चौंका दिया हो, लेकिन इसके पीछे की वजह वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट और काफ़ी हद तक सामान्य। यह धरती की प्राकृतिक गतिशील का एक और उदाहरण भी है। एक याद दिलाने वाला संकेत है कि हमारी जमीनी उत्तरी नहीं है, उसकी हमें दिखाती है। अब बात करते हैं सेगमेंट क्या है।
ज्वालामुखी सच में सक्रिय हो सकता है। लगातार भूकंप के झटके जब किसी इलाके में महसूस होते हैं तो लोगों के मन में एक स्वाभाविक डर पैदा होता है। क्या धरती के नीचे कुछ बड़ा होने वाला है? नेवादा में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कई दिनों से आ रहे झटकों ने स्थानीय लोगों को एक सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं कोई ज्वालामुखी तो सक्रिय नहीं हो रहा है। यह आशंका पूरी तरह निर्धार नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें विज्ञान की मदद लेनी होगी। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नेवादा में वास्तव में ज्वालामुखी मौजूद है। इसमें से एक प्रमुख उदाहरण है सोडा लेक्स। यह क्षेत्र ज्वालामुखी क्रेट्स और एक अंशु संरचना से बना है और भौगोलिक रूप से देखा जाए तो भूवैज्ञानिक रूप से इसे अपेक्षाकृत युवा माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 6000 साल पहले हुआ था, जो भूभागीय समय मान में बहुत पुराना नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या युवा होने का मतलब यह है कि यह फिर से फट सकता है? जवाब है संभव तो है, लेकिन इसकी संभावना का आंकलन ठोस वैज्ञानिक संकेतों के आधार पर किया जाता है, न कि सिर्फ भूकंप के झटके से। जब कोई ज्वालामुखी सक्रिय होने की ओर बढ़ता है तो वह कई तरह के संकेत देता है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है मैग्मा मूवमेंट्स। जब मैग्मा धरती के अंदर ऊपर की ओर बढ़ता है तो वह आसपास के चट्टानों को तोड़कर और धकेलता है। इससे एक खास तरह की भूकंपीय गतिविधि पैदा होती है, जिसे वैज्ञानिक आसानी से पहचान लेते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी के सक्रिय होने से पहले अक्सर गैस का उत्सर्जन भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस सतह पर निकलने लगते हैं, वैज्ञानिक इन गैसों की मात्रा का संरचना को मापने लगते हैं, जिससे उन्हें अंदाजा मिलता है कि धरती के नीचे क्या चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जमीन का फूलना या उठना, जिसे ग्राउंड डिस्फॉर्मेशन कहा जाता है। जब मैग्मा नीचे इकट्ठा होता है तो सतह के ऊपर की ओर धकेलता है। यह बदलाव सैटेलाइट और जीपीएस तकनीकी से बहुत सटीक रूप में मापा जा सकता है। अब नेवादा के हालिया भूकंप की बात करें तो इसमें से कोई भी स्पष्ट संकेत अभी तक सामने नहीं आया है। इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में कभी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। अंत में यह समझना जरूरी है कि धरती एक जीवंत ग्रह है, जिसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन हर भूकंप को ज्वालामुखी से जोड़ना सही नहीं है। सही जानकारी और वैज्ञानिक समझ ही हमें डर और अफवाहों से बचा सकती है। इसलिए नेवादा के इन झटकों के एक प्राकृतिक भूगर्भ घटना के रूप में देखना ज्यादा उचित नहीं है, किसी आसान ज्वालामुखी विस्फोट के संकेत के रूप में। अब बात करते हैं सेगमेंट लोगों के झटके ज्यादा क्यों महसूस हुए हैं। जब 2.6 से 4.8 तीव्रता के भूकंप आते हैं तो सामान्य तौर पर उन्हें बहुत विनाशकारी नहीं माना जाता, लेकिन नेवादा और कैलिफोर्निया के कई लोगों ने बताया है कि उन्हें यह झटके उम्मीद से ज्यादा तेज और डरावने लगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब सिर्फ भूकंप की तीव्रता में नहीं, बल्कि कई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारणों में छिपा हुआ है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है भूकंप की गहराई। इस वैज्ञानिक भाषा में स्वार्फ अर्थक्वेक कहा जाता है। जब भूकंप धरती की सतह काफी करीब होती है तो उसकी ऊर्जा सीधे ऊपर की ओर फैलती है और जमीन पर ज्यादा ताकत के साथ महसूस होती है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप जमीन के बहुत नीचे कोई धमाका करते हैं तो उसकी आवाज और कंपन ऊपर आते आते कम हो जाती है, लेकिन अगर वही धमाका सतह के पास हो तो उसका असर कई ज्यादा तेज महसूस होता है। नेवादा के हालिया भूकंप ज्यादातर उथले थे क्योंकि लोगों को झटके ज्यादा मजबूत लगे, भले ही उनकी तीव्रता मध्यम स्तर की ही ना हो। दूसरा बड़ा कारण यह था कि जमीन की संरचना यानी मिट्टी और चट्टानों का प्रयाग। हर जगह की जमीन एक जैसी नहीं होती। कुछ इलाकों में ठोस चट्टानें होती हैं, जबकि कुछ जगहों पर ढीली रेतीली या बदलती मिट्टी होती है। जब भूकंप की तरंगे इस तरह की ढीली मिट्टी गुजरती हैं तो वह धीमी हो जाती है, लेकिन उसकी एप्लीट्यूड यानी कंपन की तीव्रता बढ़ जाती है। इस प्रभाव को साइजिक्स वेव एम्प्लीफिकेशंस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक ही भूकंप को दो अलग अलग जगहों पर महसूस करें, एक ठोस चट्टान पर और दूसरा ढीली मिट्टी पर, तो ढीली मिट्टी वाले इलाके में झटके ज़्यादा तेज लगेंगे। नेवादा और कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में ऐसी ही मिट्टी पाई जाती है, खासकर घाटियों और झील के आसपास। यही वजह है कि कुछ लोगों को झटके बहुत तेज लगे, जबकि उसी भूकंप को दूसरे इलाकों में रहने वाले लोगों ने हल्का
महसूस किया। तीसरा कारण यह है कि लगातार आने वाले छोटे छोटे झटके जब एक ही दिन या कुछ दिनों के भीतर कई भूकंप आते हैं तो इसे अर्थक्वेक स्वार्स कहा जाता है। इस स्थिति में हर नया झटका लोगों को पहले से ज्यादा सतर्क और चिंतित कर देता है। मान लीजिए कि आपने एक बार हल्का झटका महसूस किया, आप थोड़ी देर में उसे भूल सकते हैं, लेकिन अगर वही झटका बार बार आने लगे तो आपका दिमाग उसे एक संभावित खतरे के रूप में देखने लगता है। यही कारण है कि लगातार छोटे कंपन लोगों के मन में डर और तनाव पैदा करते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वैज्ञानिक कारणों को। जब लोग पहले से डरे हुए होते हैं तो वे हर हलचल को ज्यादा तीव्रता से महसूस करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी बहुत हल्के झटके भी उन्हें बड़े लगने लगते हैं। इसके अलावा आसपास की संरचनाएं जैसे घर, इमारतें और फर्नीचर भी झटकों को अनुभव की प्रभावित कर देती हैं। कुछ इमारतें इस तरह बनी होती हैं कि वे भूकंप की ऊर्जा को अब्जॉर्ब नहीं करती, जबकि कुछ संरचनाएं कंपन को बढ़ा देती हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी इमारत में रहता है जो कंपन और एम्प्लीफाई करती है, उसे झटका ज़्यादा तेज महसूस होता है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि ध्वनि और कंपन की संयोजन। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने झटके के साथ साथ गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ भी सुनी है। यह आवाज़ भूकंपीय तरंगों में जमीन और संरचनाओं से टकराने के कारण उत्पन्न होती है। जब आवाज़ और कंपन एक साथ महसूस होता है तो अनुभव और भी ज़्यादा तीव्र हो जाता है, डरावना लगने लगता है। इस पूरे परिदृश्य में सोशल मीडिया भी एक भूमिका निभाता है। जब लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, जैसे घर जोर से हिल गया या तब सबसे ज़्यादा तेज झटका महसूस किया गया, तो दूसरे की धारणा भी प्रभावित होती है। इसके एक महसूसी डर का माहौल बन जाता है, भले ही वास्तविक स्थिति उतनी गंभीर ना हो। तो अगर हम इन सभी कारणों को एक साथ देखें तो साफ होता है कि झटकों का ज़्यादा महसूस होना सिर्फ उनकी तीव्रता पर निर्भर होता है। इससे भूकंप की गहराई, जमीन की प्रकृति, लगातार आने वाले झटके, इमारतों की संरचना और मानव मनोविज्ञान सभी का योगदान होता है। यह समझना जरूरी है कि महसूस होना और खतरनाक होना दो अलग अलग बातें हैं। कोई भूकंप बहुत तेज महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी वह संरचनात्मक रूप से नुकसानदायक ना हो। वहीं कुछ भूकंप कम महसूस होते हैं, लेकिन अधिक गहराई या स्थान के कारण ज़्यादा नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं। इसलिए नेवादा और कैलिफोर्निया के लोगों का अनुभव पूरी तरह वास्तविक है, लेकिन इसके पीछे के कारण वैज्ञानिक रूप से समझे जा सकते हैं। यह हमें न केवल इस घटना को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं, बल्कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार करने का रास्ता भी बनाते हैं। अब बात करते हैं सेगमेंट, यह क्षेत्र इतना संवेदनशील क्यों है। नेवादा और कैलिफोर्निया का वह इलाका जहां हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, भूवैज्ञानिक रूप से दुनिया के सबसे दिलचस्प और संक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ बार बार छोटे भूकंप आना कोई सामान्य घटना नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह क्षेत्र इतना संवेदनशील क्यों है। इसके पीछे कई कहानी धरती की गहराई से चल रही हैं, उन प्रक्रिया से जुड़ी है जो लाखों वर्षों से जारी है। सबसे पहले समझते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स की भूमिका। पृथ्वी की ऊपरी सतह कई विशाल प्लेट्स में बटी हुई है, जो लगातार बहुत धीमी गति से हिलती रहती है। यह गति इतनी धीमी होती है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन लंबे समय में इसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। नेवादा और आसपास का क्षेत्र एक ऐसे जोन में आता है जहां ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस प्रक्रिया को एक्सट्रेशंस कहा जाता है। जब प्लेट्स अलग होती हैं तो उनके बीच की जमीन खींचती है। यही खिंचाव धीरे धीरे धरती की पपड़ी यानी क्रस्ट को पतला कर देता है। इस क्षेत्र में बेसिन एंड रिज प्रोविंस की नाम से जाना जाता है। यह एक विशाल भूभाग है जो पश्चिमी अमेरिका के बड़े हिस्से में फैला हुआ है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि जमीन लगातार खींच रही है, जिससे पहाड़ और घाटियां बन रही हैं। दरअसल बेसिन का मतलब घाटी और रैंक का मतलब पहाड़ होता है, और यह नाम ही इस क्षेत्र की बनावट को बयां करता है। जब क्रस्ट पतली होती है तो वह ज्यादा नाजुक और अस्थिर हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान जमीन में कई दरारें बनती हैं, जिन्हें फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यह फॉल्ट लाइन इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय है। इन दरारों के किनारे पर लगातार तनाव मतलब स्ट्रेस जमा होते रहते हैं, क्योंकि प्लेट्स खींचती हैं और सरकती रहती हैं। जब कल्पना कीजिए कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसे आप दोनों तरफ
खींच रहे हैं। शुरुआत में वह थोड़ा लचीला व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे जैसे खिंचाव बढ़ेगा उससे दरारें पड़ने लगेंगी। अंत में वह अचानक टूट जाएगा। ठीक यही प्रक्रिया धरती के अंदर भी चलती है, बस बहुत बड़े पैमाने पर। जब फॉल्ट लाइन में जमा तनाव अचानक रिलीज होता है तो भूकंप आता है। चूंकि इस क्षेत्र में फॉल्ट लाइन की संख्या ज्यादा है और वह लगातार सक्रिय है, इसलिए यहाँ बार बार छोटे भूकंप आते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है वॉकर लेक साइजिम जोन। यह जोन कैलिफोर्निया के प्रसिद्ध सैन एंड्रेसियस फॉल्ट के समांतर चलाता है और प्लेटों की गति को अपने तरीके से संभालता है। यहाँ की गतिविधि जटिल है। कुछ जगहों पर प्लेट्स एक दूसरे के पास से फिसलती हैं, स्ट्राइक लिप्स मोशन, तो कहीं वे अलग हो रही होती हैं। यही मिश्रित गतिविधि इस क्षेत्र को और भी अधिक संवेदनशील बनाती है। यह तनाव यह जगह इकट्ठा होकर लंबे समय तक नहीं रहता, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में बार बार रिलीज हो जाता है। इसका सीधा असर यह होता है कि बड़े भूकंप कम आते हैं, लेकिन छोटे झटके लगातार महसूस होते रहते हैं। अब यह समझना जरूरी हो गया है कि यह स्थिति एक तरफ से प्राकृतिक संतुलन भी बनाती है, क्योंकि तनाव धीरे धीरे छोटे भूकंप के रूप में निकलता रहता है। इसलिए बहुत ज्यादा ऊर्जा एक साथ जमा नहीं हो पाती। यही कारण है कि इस क्षेत्र में बड़े विनाशकारी भूकंप अपेक्षाकृत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ कभी बड़ा भूकंप नहीं आ सकता, लेकिन वर्तमान पैटर्न यह दिखाता है कि ऊर्जा की वितरण छोटे छोटे झटकों के रूप में हो रहा है, जिससे जोखिम कुछ हद तक नियंत्रित रहता है। इस क्षेत्र की एक और खासियत यह है कि इसकी गतिशील भू आकृति की यहाँ पहाड़ लगातार ऊंचे हो रहे हैं और घाटियां गहरी होती जा रही है। यह बदलाव बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि धरती के अंदर कितनी सक्रियता है। अंत में अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो साफ होता है कि नेवादा और कैलिफोर्निया का यह क्षेत्र एक जीवंत भूमिगृह प्रयोगशाला की तरह है। यहाँ हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है। प्लेट्स खींच रही हैं, क्रस्ट पतली हो रही हैं और फॉल्ट लाइन सक्रिय हो रहा है। यही कारण है कि यहाँ बार बार छोटे छोटे भूकंप आते हैं, लेकिन बड़े विनाशकारी भूकंप अपेक्षाकृत कम होते हैं। यह स्थिति डराने वाली जरूर लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक समझने योग्य और काफी हद तक सामान्य प्रक्रिया है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती लगातार बदल रही है और हम उसी बदलती हुई दुनिया का हिस्सा भी हैं। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए द वॉइस टीवी के साथ।